हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये नए जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडेक्स सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्सन, कनिंघम या दयाराम सानी। तो इसका आंसर है जॉन मार्सन। तो जॉन मार्सन ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडेक्स सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चौंदड़ो। तो इसका आंसर होगा चौंदड़ो। तो मनके बनाने के या मनके को निर्माण के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध था? चौंदड़ो। और चौंदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे वो जगह है जहाँ मनके बनाने का कारखाना स्थित था, इसीलिए यानी चौंदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? ये चौंदड़ो को कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है औद्योगिक नगरी चौंदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र, जहाज, शंख की वस्तुएं, मृदवान। तो इसका आंसर है शंख की वस्तुएं। तो शंख की वस्तुओं के लिए बालाकोट और नागेश्वर प्रसिद्ध थे और जो नागेश्वर है वो गुजरात में स्थित था और जो बालाकोट है ये पाकिस्तान में स्थित था। तो ये शंख की वस्तु के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक सबसे लंबा अभिलेख है, उसमें कितने चिन्ह मिले हैं? ऑप्शन है 26, 27, 28, 29। तो इसका आंसर है 26। तो हड़प्पा सभ्यता में 26 अक्षरों का सबसे लंबा अभिलेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 600, 700, 800 या 900। तो इसका आंसर है 700। तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी मिली है? लगभग 700 कुएं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शिव मोहर किस पूर्व स्तर से प्राप्त हुई? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर है हड़प्पा। तो आदि शिव मोहर कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। और ये इस प्रकार से इसको जॉन मार्शन ने आदि शिव का रूप दिया है। इसके सिर पर 2 सिंह थे और ये तपस्या करते हुए दिखाया गया है। तो इसके जो दाएं तरफ थे वो कौन से पशु थे और बाएं तरफ थे वो कौन से पशु थे? तो इसको पशुपतिनाथ भी कहा गया है। तो इसकी तरफ याद रखना है, दाएं तरफ जो थे वो हाथी व व्याघ्र पशु थे, व्याघ्र यानी चीता। और दाएं तरफ की बात करें तो ये भैंसा व गेंडा था। तो भैंसा और गेंडा किधर की तरफ था? दाएं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है एस एन राय, दयाराम सानी, जॉन मार्सन, राखलदास बनर्जी। तो इसका आंसर है एस एन राय। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये एस एन राय की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लगभग 375 से लेकर 400 के बीच चिन्ह हैं। सेकंड ऑप्शन है इसे सैंद्र लिपि भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है वर्णमालीय लिपि थी। और फोर्थ ऑप्शन है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ये वर्णमालीय लिपि थी। तो ये गलत है। तो इसका आंसर यानी ये वर्णमालीय लिपि नहीं थी, ये वर्णमालीय लिपि नहीं थी। ठीक है, ये एक प्रकार से भावचित्रात्मक लिपि थी और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मार्सन ने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? प्रारंभ में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान खोजे गए थे उनमें सबसे पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया था। फिर ज़्यादातर जो स्थान थे वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में पाए गए, इसीलिए जॉन मार्सन ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा।
तो ये पूरी दुनिया के सामने एक नवीन सभ्यता की घोषणा के रूप में किया था। तो कब हुआ था ये? ऑप्शन है 1923, 1924, 1925 या 1926। तो इसका आंसर है 1924। तो 1924 में ही मार्शन ने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे विश्व के सामने एक नवीन सभ्यता के रूप में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सेकंड ऑप्शन समाज मात्र सत्तात्मक था। थर्ड ऑप्शन एकल परिवार पाया जाता था। फोर्थ ऑप्शन ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका आंसर है ग्रामीण सभ्यता। तो देखो इसमें, यानी ये आपकी जो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? ऑप्शन है जॉन मार्शन, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या व्हीलर। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा? 1838 में। तो 1838 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को पढ़ा गया था। और सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा अपने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? ब्राह्मी लिपि का। और पश्चिमोत्तर अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया है? खरोष्टी लिपि। तो इनको पढ़ने वाला जो विद्वान था वो था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय यानी प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किस शासक ने किया? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अकबर या अशोक। इसका आंसर है अशोक। तो अशोक ने ही देवनाम प्रिय प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किया था। तो देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर। इस प्रकार ये दोनों उपाधि अशोक की थी, और अशोक को अधिकांश अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। इसका आंसर है संस्कृत। तो हर्षचरित्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इस पुस्तक के जो रचयिता थे वो थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने यह पुस्तक लिखी है। तो बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित्र। और ये बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। अर्थात इस पुस्तक में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किस राजा की पुत्री थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इसी चंद्रगुप्त को इतिहास में इसकी प्रमुख उपाधि जो विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। तो विक्रमादित्य किसी के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त, जिसने भूमिदान के लिए प्रसिद्ध थी। तो भूमि की स्वामी या भूमिदान के रूप में कौन जानी जाएगी? प्रभावती गुप्त। और ये वाकाटक वंश की, जो वाकाटक वंश में इसका विवाह हुआ था, और राजा की मृत्यु के बाद में इन्होंने शासन की भागदौड़ संभाली, इसलिए इसको भूमि की स्वामी या भूमिदान के रूप में, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है हिंदी, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो इसका आंसर है संस्कृत। तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो यहीं पर आपको याद रखना है कि जो महाभारत है वो संस्कृत भाषा में है। और इसमें प्रारंभ में कितने श्लोक थे? इसमें प्रारंभ में 10,000 श्लोक थे, और वर्तमान में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक है। और इस महाभारत का प्राचीन नाम पूछे तो आपको याद रखना है, इसका नाम था जय संहिता। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंतो और निषादी लघु कथा की रचयिता कौन थी? ऑप्शन है माँ सीता देवी, माँ देवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या महामाया देवी। तो इसका आंसर है महाश्वेता देवी। तो कुंती और निषादी नामक एक लघु कथा है। तो इसकी रचयिता महाश्वेता देवी थी। और इसमें एक राजा के जो ये महाभारत के, जहाँ महाभारत की कथा समाप्त होती है उससे आगे की कहानी कुंती और निषादी में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो इसका आंसर होगा 7। तो मनुस्मृति में पुरुषों के लिए जो धन अर्जित करने के जो तरीके बताए वो कितने बताए हैं? 7। जबकि महिलाओं के लिए कितने बताए? 6। तो महिलाओं के लिए धन अर्जित करने के 6 तरीके बताए और पुरुषों में जो धन अर्जित करने के तरीके का जो उल्लेख है वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो ऑप्शन है 10,000, 50,000, 60,000 या 1,00,000। तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो इसका आंसर है 1,00,000। और प्रारंभ में कितने थे? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिम्बा राक्षस कन्या से किस पांडव ने विवाह किया था? ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम या नकुल। तो इसका आंसर है भीम। तो हिडिम्बा नामक राक्षस कन्या से जिसने विवाह किया था वो भीम था और इसी से जो पुत्र का जन्म हुआ था वो घटोत्कच था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को किस देवता के तुल्य नहीं बताया है? ऑप्शन है कुबेर, धनदेव, वरुण, समुद्रदेव, इंद्र प्रसाद के देवता, चंद्रमा, सौंदर्य का देवता। तो इसका आंसर है चंद्रमा। तो चंद्रमा सौंदर्य देवता ये नहीं बताया, बाकी इन देवताओं से तुलना की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य कब व किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन है बीबी लाल 1951, वी.के. थापर 1952, वी.एन. मिश्र 1953 और एच.डी. सांकलिया 1954। तो इसका आंसर है बीबी लाल। तो बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर जो पांडव की राजधानी थी उसका बीबी लाल ने 1951 में उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है, किस राजा के बारे में किसने यह वर्णन किया है? तो देखो ये जो बातें हैं वो किस राजा के बारे में और किस यात्री के द्वारा वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है इसमें कृष्णदेव राय के बारे में पेश द्वारा, अशोक के बारे में चाणक्य द्वारा, समुद्रगुप्त के बारे में हेरिसेन के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा। तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय के बारे में कहा है, किसने कहा है? पेश ने। तो पेश नामक एक यात्री ने कृष्णदेव राय के बारे में उल्लेख करते कहा कि मंजला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है, ये सब विशेषता कृष्णदेव राय के बारे में बताई थी पेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया था? तो ऑप्शन है 1986, 1985, 1987, 1990। तो इसका आंसर है 1986। तो हम्पी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायचूर दोआब किन नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र था? कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच, गंगा व यमुना के बीच, गोदावरी और कावेरी के बीच, चंबल और माही के बीच। तो इसका आंसर है कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच। तो रायचूर दोआब कौन सी नदियों के बीच में था? कृष्णा व तुंगभद्रा। और इस रायचूर दोआब पर विजय प्राप्त करने के लिए जो विजयनगर और बहमनी में हमेशा टकरार होती रहती थी, तो विजयनगर बहमनी राज्य में जो टकरार होती थी वो विशेष रायचूर दोआब के पर क्षेत्राधिकार को करने के लिए होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है संगम, सुलू, तुलु या अराविडो। तो इसका आंसर है संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश या विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा? ये था संगम वंश। और संगम वंश के बाद में सुलू वंश और सुलू के बाद में तुलु और फिर अरविडो वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? हरियर तथा बुक्का 1336, असंगंगो 1337, कृष्णदेवराय 1340 या विजय सिंह 1350। तो इसका आंसर है हरियर व बुक्का। हरियर व बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी
उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये जो हरियर है, हरियर जो विजयनगर का पहला शासक बना था, और ये इसके पिता संगम नाम था, तो इन्हीं के नाम पर संगम वंश चलाया था, तो संगम वंश ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1565, 1566, 1567 या 1568। तो इसका आंसर होगा 1565 में। तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री द्वारा विजयनगर के खेतों के बारे में उल्लेख करते हुए कहा, पहली, दूसरी, तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास है? ऑप्शन है मैकेंजी, अब्दुल रज्जाक, पेस या निकोलो कॉन्टी। तो इसका आंसर है अब्दुल रज़ाक। तो अब्दुल रज़ाक जो था वो अफ्रीका से आया था, और इसने ही विजयनगर के खेतों के उल्लेख करते हुए कहा कि पहली और दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जो जुते हुए खेत हैं, बगीचे हैं, वो आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत की रचनाएं उलटमानसी कहलाती है? ऑप्शन है गुरु नानक देव, कबीर, रामदास या रामानंद। तो इसका आंसर है कबीर। तो कबीर की रचनाओं को उलटमानसी के रूप में जाना जाता है, या कौन सा भक्त कवि उलटमानसी कहलाता है? तो वो कबीर थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1569, 1559, 1669 या 1369। तो इसका आंसर होगा 1469। तो 1469 में गुरु नानक का जन्म जो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जिसको वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और सिख धर्म के जो लोगों को 5 जो चीज़ें धारण करने के लिए कहा, केस, कंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामघर के से संबंधित कौन सा भक्ति संत है? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, रामदास या गुरु नानक। तो नामघर या नामघर के रूप में कौन सा संत, भक्ति संत जाना जाता था? तो वो है आपके शंकर देव। तो शंकर देव का संबंध रामघर है, और ये असम के थे। शंकर देव कहाँ के थे? असम। इसलिए शंकर देव को असम का चैतन्य भी कहते हैं। तो असम का चैतन्य किसे कहते हैं? ये शंकर देव को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार किसके उपासक थे? ऑप्शन है शिव, विष्णु, ब्रह्मा या उपरोक्त सभी। तो अलवार किससे संबंधित थे, किसके उपासक थे? इसका आंसर है विष्णु। तो अलवार विष्णु से संबंधित थे, जबकि नेवार पूछे तो ये शिव के उपासक थे। नेवारों की संख्या कितनी थी? 63 थी, और अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो अलवार 12 थे, जबकि नेवार 63 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों से संबंधित निम्न में से गलत है? ऑप्शन है तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, मकतूबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन, मलफूजात, सूफी संतों से बातचीत पर आधारित संग्रह, खानकाह, सूफी संतों को दफनाने का स्थान। तो इसमें आंसर है खानकाह। खानकाह सूफी संतों को दफनाने का स्थान नहीं था, ये सूफी संतों का निवास स्थान था, जहाँ ये निवास करते थे। तो सूफी संतों का जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता था? खानकाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अब्दुल कादिर जिलानी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक
के समय थे और गयासुद्दीन तुगलक ने इनको जब दिल्ली छोड़ने के लिए कहा तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। तो दिल्ली अभी दूर है, तो ये बात आपकी निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। और यहाँ अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार यात्रा की थी? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। तो इसका आंसर है अकबर। तो अकबर मुगल बादशाह ने जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार यात्रा की थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में है, अजमेर में है। और यहाँ भारत का सबसे बड़ा उर्स लगता है, इसलिए अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। तो भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को। यहाँ पर सबसे बड़ा उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है रामदास, रामानुजाचार्य, रामानंद या रैदास। तो इसका आंसर है रामानंद। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। और रामानंद ने सभी जाति के जो इनके शिष्य थे, जिनमें कबीर भी इनका शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? 1812, 1813, 1814 या 1815। तो इसका आंसर है 1813 में। तो 1813 में 5वीं रिपोर्ट जो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकानन निम्न में से था? ऑप्शन है चिकित्सक, जौहरी, कारीगर या दार्शनिक। तो इसका आंसर है चिकित्सक। तो बुकानन क्या थे? चिकित्सक। और ये जो लॉर्ड वेलेस्ली के समय या उसके समय भी चिकित्सक के रूप में रहा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का चिकित्सक भी बन के रहा था। कौन? बुकानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1772, 1773, 1774 या 1775। तो इसका आंसर है 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। और ये रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके तहत पहली बार ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया था। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56, 1807 से 1861, 1813 से 21, 1805 से 10। तो इसका आंसर है 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल जो विद्रोह सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। तो सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैनिंग या कर्जन। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और इसमें जो जमींदार वर्ग को एक वफादार वर्ग के रूप में सामने लाई। जमींदार वर्ग एक वफादार वर्ग बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या कर्जन। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह जब हुआ तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह वाक्य किस गवर्नर ने किस रियासत के बारे में कहा? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने झांसी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में, लॉर्ड कर्जन ने लखनऊ के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानपुर के बारे में। तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था। यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी या यूनानी। तो इसका आंसर है
फारसी, तो फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की आर्मी की पौधशाला किस राज्य को कहा जाता था? ऑप्शन है अवध, लखनऊ, झांसी या मेरठ। तो इसका आंसर है अवध। तो बंगाल की आर्मी की पौधशाला किसे कहते हैं? अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, इस प्रकार का शोक और विलाप किस घटना पर किया जा रहा था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर को रंगून भेजने पर, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता निष्कासन पर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर, या मंगल पांडे को फांसी देने पर। तो इसका आंसर है अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता निष्कासन पर ये जो कथन या विलाप किया जा रहा था कि देह से जान जा चुकी थी और शहर की काया बेजान थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका ऑप्शन है 1855, 1856, 1857 या 1858। तो इसका आंसर है 1856। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश राज्य में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक संधि का जनक कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली को साइक संधि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? ये कौन थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर फर्स्ट, बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर थर्ड या बहादुर शाह जफर फोर्थ। तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर सेकंड। तो 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर सेकंड ही थे, और इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और क्रांति की शुरुआत जब मेरठ से हुई थी 10 मई को, क्रांतिकारियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए बाध्य किया। बहादुर शाह ने क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व उसके सेनापति बख्त खां के द्वारा किया गया था। और जब क्रांति समाप्त हुई तो बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको रंगून भेज दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आज अपनी जो 50 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।